चलिए, तो आज हम लोग अभ्यास के 8वें टेस्ट के साथ हम लोग हाजिर हैं। और आपको पता ही है मेरे पोर्शन में हो, मेरे जिम्मे में होगा साइंस और टेक का सवाल। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 111 होगा। ठीक है, ये आर्टेमिस से रिलेटेड सवाल है, आर्टेमिस से। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि आर्टेमिस से रिलेटेड ना ये कौन कौन सा जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन कौन ऑप्शन सही है। तो थोड़ी सी बात हम लोग आर्टेमिस पे कर लेते हैं, फिर ना इसका जो ऑप्शन है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो चलो देखो, आर्टेमिस जो है ना, एक मिनट सर वेट। हाँ, ये जो आर्टेमिस है ना, देखिए ये नासा का प्रोग्राम है, ये नासा का प्रोग्राम है। आपको मालूम होगा कि नासा ना 1972 में वो लास्ट उसका मून मिशन था जिसपे वो आदमी को ले गया था। ठीक है ना, 1972 के बाद ना नासा ने मून का प्रोग्राम को वैसा नहीं किया है जिसमें ना आदमी लैंड करे चंद्रमा पे। तो ये जो आर्टेमिस है ना, इसमें चंद्रमा पे लैंड करेंगे। ठीक है, 4 लोग जाएंगे। वो 4 लोग में एक ना पहली बार महिला भी होगी, फिर उसमें एक कनाडा का भी आदमी होगा और एक अश्वेत भी होंगे। ठीक है, और इसका संबंध जो है ना वो चंद्रमा पे अन्वेषण से है, चंद्रमा को और वो मून को एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ साथ आर्टेमिस का जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है वो है मून को परमानेंट बेस बनाना, बेस स्टेशन बनाना, परमानेंट बेस स्टेशन बनाना। मैं बताता हूं ये क्या है, परमानेंट बेस स्टेशन बनाना। ठीक है, मतलब यहां से समझिए, देखो हम लोग ना मून पे पृथ्वी से 1 सप्ताह में आ और जा सकते हैं, लेकिन मार्स पे जाना होगा ना तो 1 सप्ताह में आ और जा नहीं सकते हैं। अगर हमको आगे मार्स पे या किसी और दूसरे ग्रह पे हमको जाना होगा ना, तो हमारे पास इतना ईंधन यहाँ नहीं है या इतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि डायरेक्ट ना हम कम दिन में चले जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मून पे जाएंगे, मून पे फिर ना रुकेंगे, वहां पे उसको रिफ्यूएल करेंगे। ठीक है, जैसे आपको गाड़ी से जाना होता है, ठीक है ना, तो आप जाते हैं बीच में, फिर पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर नए सफर पे निकलते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग मून को ना परमानेंट बेस स्टेशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वहां पे पूरा का पूरा वैसा डेवलप करेंगे। ठीक है, और यहां से अगर हमको मार्स पे जाना है तो पहले हम लोग चंद्रमा पे जाएंगे, वहां पे रिफ्यूएल करेंगे, फिर हम लोग ना मार्स के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आर्टेमिस समझ में आ गया। आर्टेमिस का यही है, क्या, परमानेंट मून को, मतलब मून पे एक परमानेंट बेस स्टेशन बनाना, बेस स्टेशन से फिर हम लोग मार्स की ओर जाएंगे। ठीक, और दूसरा क्या है, मून को और ज्यादा एक्सप्लोर करना, वहां पे रिसर्च करना। ये किसका प्रोग्राम है, नासा का प्रोग्राम है। ठीक है, तो कितने लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे। ये ना 2016 में आर्टेमिस 1 जो है ना वो लॉन्च हो चुका है। आर्टेमिस 1 जो था वो हम लोग ना टेक्नोलॉजी वगैरह को टेस्ट कर रहे थे। अब आर्टेमिस 2 होगा, जो मेरे समझ से 24 के लास्ट में या 25 के मिड तक होगा। ठीक है, तो आर्टेमिस 2 में होगा, उसमें ये 4 लोग ना चंद्रमा पे जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखो संबंध नासा से है, इसका संबंध जाक्सा से है। देखो जाक्सा से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, जाक्सा क्या कर रहा है ना, जाक्सा इसमें सहयोग दे रहा है, जाक्सा इसमें सहायक की भूमिका में है। जो लाइफ कंट्रोल सिस्टम होगा ना, ठीक है, वो जाक्सा प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसमें जो बैटरी वगैरह होगा ना वो जाक्सा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जाक्सा, जाक्सा बोले तो जापानी जो स्पेस एजेंसी है, इसका संबंध चंद्रमा पर अन्वेषण से है। हाँ, ये सही है। कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी भी सहायक है। हाँ, कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी भी सहायक है। वो जो एक आदमी जाएंगे वो कनाडा के ही होंगे। ठीक है ना, और कनाडा इसमें मदद कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखोगे ना, तो देखो 1, 2 और 3 है, और यहां पे देखेंगे 1, 3 और 4 है। तो जो ये दोनों, ये सब इन दोनों ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो 1, 3 और 4 होगा। इसका जाक्सा से डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन में कहीं 2, 3, 4 होता तो हम जाते, लेकिन यहां पे ना हमको ये नासा है, नासा से संबंध है, जाक्सा से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग ना 1, 3, 4 पे जाएंगे। मेनली ये सवाल देने का उद्देश्य था कि आपको आर्टेमिस के बारे में पता चल जाए। ठीक ना, ये आने वाले समय में आर्टेमिस से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आप आर्टेमिस से थोड़े परिचित हो जाए। ठीक, बाकी फिर इस पे जो भी आर्टिकल आएगा, देखो एक बार जब चीजें नजर से गुजर जाती है ना, तो अब ना जहां कहीं भी आर्टेमिस आपको दिखेगा पेपर में या कहीं भी, तो आप उसको पढ़ेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि आर्टेमिस से परिचय करवा दो। ठीक, तो इतना था। चलो अब ना क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। पेगासस स्पाईवेयर, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, वो कोरोना काल में या कब, मतलब आज से 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले भी खूब फेमस हुआ था और अभी फिर से फेमस हुआ है। तो ये इजराइल की कंपनी के द्वारा विकसित है। उस कंपनी का नाम है एनएसओ, ये सही है। तो आप ना कंपनी का नाम भी देख लेंगे, एनएसओ।
कंपनी का वो फॉर्म जो है वो एनएसओ विकसित की गई है। और आपको मालूम है इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग ना किसी दूसरे के मोबाइल का डेटा जो है वो गुप्त रूप से यूज करते हैं, मतलब किसी को भेज देते हैं, ठीक है, या उसमें हम लोग निगरानी रखते हैं। तो इसका जो दूसरा है ना, गुप्त रूप से मोबाइल फोन के डेटा को दूसरे तक पहुंचा सकता है, सही है, ठीक है। तो इसमें 1 2 दोनों सही है। तो देखो यहां पे ना 1 3 तो कोई नहीं है, 1 2 आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 1 2 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस सवाल पे ना डबल स्टार मारूंगा। क्यों मारूंगा? एक्सपोसैट, ये ना पहले तो इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए। एक्सपोसैट होता है एक्सरे पोलरीमीटर, पोलरीमीटर, और ये है सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मतलब समझ लीजिए ये इसरो से इसका संबंध है। हाँ, इसरो प्लस आरआरआई का नाम है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारत में ही है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेंगलोर में है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों का मिला जुला प्रोग्राम है। एक्सपोसैट का जो विकास किया है वो इसरो के साथ साथ आरआरआई ने भी किया है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पूरी दुनिया में मतलब एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला जो इसरो है ना, वो पूरी दुनिया में दूसरा कंट्री है। इसके पहले नासा ने ये लॉन्च किया था और इंडिया दूसरा है। इंडिया ने कब लॉन्च किया है? तो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है, ठीक। ये 5 साल तक वहां पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें करेंगे क्या? तो नाम है एक्सरे पोलरीमीटर। मतलब क्या है, जो आकाशीय पिंड है, जैसे दूसरे ग्रह हैं या जो ब्लैक होल है, वहां से ना रेडिएशन निकलता रहता है, उस रेडिएशन में एक्सरे भी होता है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है वहां से आकाशीय पिंडों से निकलने वाले एक्सरे को डिटेक्ट करेगा और उसके आधार पे फिर उनके बारे में बताएगा, ठीक है। मतलब स्पेस को समझने में हमको ना ये मदद मिलेगी इससे। किससे? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट से। ये बात समझ में आई ना? ये क्या करेगा? आकाशीय पिंडों से या ब्लैक होल आदि से निकलने वाले एक्सरे को डिटेक्ट करेगा, फिर उसके आधार पर वो उसके बारे में बताएगा। जैसे अगर एक्सरे आ रहा है और उसका वेवलेंथ कम है, इसका मतलब कि वो हॉटर ऑब्जेक्ट है। एक्सरे अगर ना एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, मतलब वो कोल्डर ऑब्जेक्ट है, मतलब रिलेटिवली, ठीक है। तो वो वेवलेंथ वगैरह हम लोग डिटेक्ट करके ना इससे उसके बारे में बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका संबंध इसरो से। हाँ, इसे PSLV C56 द्वारा प्रक्षेपित किया गया, गलत। इसे जो लॉन्च किया गया है वो C58 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। इसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया गया है, बिल्कुल नहीं। इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में डाला गया है। यह लगभग 500 से 700 किलोमीटर के बीच में रह के चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने कथन सत्य हैं? तो केवल एक कथन सत्य है, बाकी ये और ये गलत है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोसैट एकदम से पढ़ लीजिएगा। क्यों? इसरो का है। दूसरा, इंडिया दूसरा ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में, ये हमारे लिए गौरव का विषय है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये करंट से रिलेटेड है। जीपीआई, अच्छा इसको ना प्रोनाउंस करते हैं जीपे ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, और इसका पूरा होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। देख लीजिएगा ये क्या है। पूरी दुनिया में आपको मालूम है एआई पे खूब काम हो रहा है, तो एआई का इथिकल यूज हो, ठीक है, इसके लिए पूरी दुनिया के कंट्री सब मिलके इस पे ना मतलब अपना रिसर्च करते हैं, फिर वो नियम वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा 29 मेंबर्स हैं, 29 मेंबर्स है। तो पूछ लेगा कितने कंट्री, कितने देश हैं? 29 देश हैं, जिसमें अपना इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है। तो 2024 के लिए इसकी जो मेजबानी करने वाला है, इसकी जो प्रेसिडेंसी मिली है वो इंडिया को मिली है। इंडिया ने किससे प्रेसिडेंसी ली है? तो जापान से ली है। 2023 में कौन था प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट? तो जापान था। भारत 2024 में इसकी प्रेसिडेंसी करेगा, ठीक है ना। ये एआई का एथिकल यूज के लिए पूरी दुनिया में है। एआई से रिलेटेड रिसर्च वगैरह को भी प्रमोट करने के लिए ये काम करता है, ठीक है ना। चलो वो साइंस टेक का मतलब टेक्नोलॉजी से बेस्ड सवाल था। अब हम लोग ना साइंस पे सवाल आ जाते हैं। बायोगैस के प्लांट से निम्न में कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है? मालूम है आपको? मीथेन। ये बेसिकली ना बायोगैस का कंपोजिशन पूछ रहा है,
ये बेसिकली बायोगैस का कंपोजिशन पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि बायोगैस में 70% के करीब जो होता है वो मीथेन होता है। इसके अलावा इसमें जाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नहीं और भी इस तरीके का चीज सब, तो मेनली मीथेन होगा। ये सब कुछ है नहीं वैसा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखने पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा? देखिए भूमध्य रेखा, चंद्रमा पे, ये सब पे ना आपको मालूम है जो भार होता है वो होता है mg। भार दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अगर चंद्रमा पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, ठीक। तो मास तो नहीं बदलता लेकिन जी बदलता है। अलग अलग जगह पे जाएंगे तो जी का मान अलग अलग होगा और इसलिए भार भी बदलेगा। लेकिन यहां पे न्यूनतम पूछ रहा है तो याद रखिएगा न्यूनतम होगा पृथ्वी के केंद्र पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है और इसीलिए वहां पे भार जो होगा 0 होगा। इन तीनों जगहों पे जाएंगे तो आपको भार कुछ ना कुछ होगा। पृथ्वी पर अगर बात करें तो ध्रुव पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी यहां पे मैक्सिमम होता है। यहां पे जाएंगे तो जी मिनिमम होता है, ठीक है। चंद्रमा पे जाएंगे तो g/6 होगा। लेकिन इन सब में अगर हम लोग बात करें कि कहां पे मिनिमम होगा तो पृथ्वी के केंद्र पे। कितना? तो वेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि g 0 हो रहा है। एक परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की आंतरिक कक्षाओं की गति से उत्पन्न होती है। देखियो ये तीनों जो है ना ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं, ये रेडियो एक्टिव रेज है, ठीक है। इसका आंसर होगा एक्सरे। ये कैसे होता है बताता हूं। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये उसका सेल है, ये सेल है। तो आपको मालूम है इसमें इलेक्ट्रॉन सब होंगे, ठीक है। पहला में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मालूम है आपको। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे करके फिर जाएंगे 2n² से निकाल लेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग जो सेल है ना इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। अलग अलग ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना हायर या आउटर मतलब न्यूक्लियस से जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ना एनर्जी बढ़ता है ऑर्बिट का, ठीक है। मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे और इसकी एनर्जी होगी इससे ज्यादा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है कि अगर किसी वजह से आपका जो इनर सेल है यहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, मतलब यहां से मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को ना बाहर निकाल देते हैं किसी वजह से, वो कई कारण होता है, ठीक। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी आप लोग समझते ही हैं, मतलब आप लोगों से अच्छा कौन समझता है? ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह खाली हो जाएगा। इसको भरने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, ठीक। तो जितनी एनर्जी कम है ना, जैसे मान लो कि इसका 10 वोल्ट है, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक मान लेते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ज्यादा है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला का ना वो उतना एनर्जी का, देखो एक होता है E बराबर hc/λ, ठीक है। तो 8 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक रे निकलेगा और वो एक्सरे होगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो एक्सरे यही होता है। क्या बोलता है? परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की आंतरिक कक्षाओं में गति। ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है और इनकी गति आंतरिक कक्षाओं में होती है, चाहे वो यहां हो या यहां हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है फिर के अल्फा के बीटा टाइप का एक्सरे, उसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी बोलते थे। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? ठीक है, तो ये होगा एक्सरे। किसी एक ही स्रोत से उत्पन्न होने वाले 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही बिंदु से आरंभ हो सकती है, गलत। एक ही बिंदु पर समाप्त हो सकते हैं, स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काट सकते नहीं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। हाँ ये ठीक है, आप लोग वो जानते होंगे ना, वो नॉर्थ पोल होता था और साउथ पोल होता था, तो यहां से निकलता था फिर यहां से। देखो ये जो ये होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये कंटिन्यूअस होती है, ये एक जगह पे रुकती नहीं है, ये अंदर ऐसे चलती रहती है, ये ना कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? आपको मालूम है कि वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उससे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है उस पॉइंट पे। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो 2 दिशाएं हो जाएगी, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, तो एक दूसरे को नहीं काटते। किसी फोटोन और इलेक्ट्रॉन के एक समान ही तरंगदैर्घ्य हैं तो उनके निम्न में से क्या होंगे? एक चीज होता था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। ये होता था लैम्डा बराबर h/p। p क्या होता था? मोमेंटम, संवेग, ये होता था मोमेंटम। h क्या होता था?
प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहां से देखो, यहां से मोमेंटम बराबर हम लोग h बाई लैम्डा लिख लें इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। अब आपको बोलता क्या है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का वेवलेंथ समान है, ठीक है। तो सर वेवलेंथ समान है तो मोमेंटम समान नहीं होगा। देखो क्या लिखा है यहां पे, लिखा ना कि मोमेंटम बराबर है h बाई लैम्डा। h तो सबके लिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अगर लैम्डा समान होगा तो मोमेंटम भी समान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है। इसका बहुत आसान सा आंसर है 1/10। आपको मालूम है जो आइस वर्ग होता है, जो समुद्र में तैरता रहता है, उसका 1/10 भाग जो आप देखते हैं बाहर, और 9/10 का होता है नीचे। तो ये ऐसे ही है। निम्न में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट का। बेकेलाइट को बनाते हैं दो चीजों से, फॉर्मल्डिहाइड से प्लस फेनॉल से, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फेनॉल से, ठीक है। बेकेलाइट का ये मोनोमर है। बेकेलाइट का मोनोमर क्या है? फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल। बेकेलाइट क्या है? एक प्रकार का थर्मोसेट है। थर्मोसेट, पॉलीमर दो तरीके के होते थे, वो टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करते उस आधार पे, थर्मोसेट और एक होता था थर्मोप्लास्ट। तो ये थर्मोसेट है। कहां यूज करते हैं? स्विच बोर्ड में, स्विच बनाने में, कुकर के हैंडल में, कुकर का जो रबर होता है वो सब का सब बेकेलाइट से बना होता है, ठीक है। बाकी ये सब जो है, ये सब जो है आपका, ये सब आपको थर्मोप्लास्ट हैं, ये सब थर्मोप्लास्ट हैं, ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का कहां यूज करते हैं? नॉन स्टिकी पैन के कोटिंग में, ठीक, ना चिपकने वाले बर्तन को कोट करने में। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका कहां यूज करते हैं? पाइप में, वायर के इंसुलेशन में, ठीक है, फ्लोरिंग टाइल्स में। रेन कोट जो होता है ना, रेन कोट भी पीवीसी का बना होता है। नायलॉन 66, ये हमारा क्या है? ये एक प्रकार का फाइबर है। इसका मोनोमर क्या होता है? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। एक होता है नायलॉन 6, वो अलग है, एक होता है नायलॉन 6। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम। इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। रस्सी वगैरह जो होती है ना, इसकी बनी होती है, नायलॉन का रस्सी। और जो ब्रश होता है ना, ब्रश का जो ब्रिसल्स होता है ना, वो नायलॉन 66 का बना होता है। जो जाल देखते हैं ना, मछली पकड़ने का जाल, वो नायलॉन 66 का बना होता है। तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलीमर, पॉलीमर छोड़ के आप नहीं जा सकते। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन देख लीजिए। स्टेनलेस स्टील में कंपोजिशन देखेंगे तो लगभग 70 से 72% आपका आयरन होगा, क्रोमियम होगा लगभग 18%, 15 से 18%, नहीं बाकी ये रेस्ट होगा कार्बन, निकेल, मैग्नीज, ये सब होता है। तो आप देखेंगे तो कार्बन है, लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, ठीक है। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन सवाल है। डोलामाइट किसका अयस्क है? डोलामाइट का फॉर्मूला देख लीजिए। ये होता है मैग्नीशियम कैल्शियम का कार्बोनेट। तो अगर ना ऑप्शन में कैल्शियम होता तो कैल्शियम के साथ जाते, कैल्शियम भी होता तो, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जाएंगे। मतलब ये दोनों का अयस्क है, मैग्नीशियम का भी और कैल्शियम का भी। तो ऑप्शन में कहीं भी कैल्शियम नहीं है तो मैग्नीशियम। बाकी ये लोहे का अयस्क जानते हैं आप क्या? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, नहीं आयरन पाइराइट है। तांबे का जानते ही हैं, क्यूपराइट है, कॉपर ग्लाइंस है। सोडियम का जानते ही हैं, रॉक साल्ट वगैरह जो होता है, ठीक। लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? इसको बोलते हैं पीबीएस, और इसका नाम होता है गैलेना। बोरेक्स क्या है? बोरेक्स ना ये होता था Na2B4O7 10H2O, ये दवा वगैरह में यूज करते थे। नौसादर जो होता था ये होता था NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। एप्सम साल्ट ये होता था MgSO4 और 7H2O, ये साल्ट होता है एप्सम साल्ट, ठीक है, MgSO4 वगैरह, ठीक है। ये पेन वो बात वगैरह में यूज करते हैं, ये दर्द वगैरह को थोड़ा दूर करता है, रिलैक्स करवाता है एप्सम साल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, निम्न में से किस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देख लीजिए। ये है NaOH, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। एक होता है KOH, ठीक है, इसको बोलते थे कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास, ठीक है। देखो यहां सोडियम है तो सोडा, पोटेशियम है तो पोटास। ये दोनों का यूज करते थे साबुन बनाने में, साबुन बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, कॉस्टिक सोडा। मेरी बात समझ आ रही है? विरंजक चूर्ण ये है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सुहागा अभी लिखा था, वो बोरेक्स जो है ना, बोरेक्स Na2B4O7
10H2O। कास्टिक खरिया, ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक वगैरह होता था, ठीक है ना।